प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ यह बड़ा ऐलान जमुई की जिस रैली में किया, वहां उन्होंने 2024 की पिक्चर की भी बात की। आज पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल ट्रेलर देखा, अब पूरी पिक्चर दिखेगी। पीएम मोदी ने आखिर कौन सी फिल्म की चर्चा कर विरोधियों को सरप्राइज कर दिया? बिहार से बंगाल तक मोदी ने आज विरोधियों को किन किन मुद्दों पर जमकर निशाना साधा? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए 2024 की भविष्यवाणी। सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसी ट्रेलर की तो बात कह रहे हैं मोदी, जिसकी रिलीज डेट 26 मई 2014 थी। 10 साल पहले रिलीज हुआ भारतीय राजनीति के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर में क्या कुछ नहीं दिखा। दुनिया ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक देखी, पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक देखी, 370 से मुक्त जम्मू कश्मीर की नई आजादी देखी, गलवान में चीन की पिटाई देखी, विश्व मंच पर भारत का बढ़ता मान देखा, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनते देखा, अयोध्या से अबू धाबी तक लहराती भगवा पताका देखी। दुनिया ने देखा भारत में मुस्लिम महिलाओं को कैसे मिली 3 तलाक से आजादी। सबने जाना कैसे लागू होता है सीएए जैसा कानून। मोदी के सख्त फैसले, चुस्त प्रशासन, निर्भीक निर्णय की न जाने कितनी मिसाल 10 साल में दिखी। जिस फिल्म का ट्रेलर इतना दमदार है, उसकी पूरी फिल्म कैसी हो? नरेंद्र मोदी कौन सी पूरी फिल्म दिखाने की उत्सुकता देशवासियों के दिलों में जगा रहे हैं? क्या होने वाला है 24 के बाद? क्या नरेंद्र मोदी किसी बड़े सरप्राइज से दुनिया को फिर चौंकाने वाले हैं? क्योंकि मोदी ने फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी खुद ली है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते, उभरते, तरक्की करते भारत की फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, उस भारत का जिसका दुनिया में डंका बजता है। नरेंद्र मोदी 24 में 400 पार का जनादेश इसी मिशन के लिए तो मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, चुनावी प्रचार में उज्जवल भारत की बात ही दोहरा रहे हैं। बिहार के जमुई और बंगाल के कुछ बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सपने को अपना संकल्प बताया है। गरीबी के ताप सहने वाले मोदी ने जनमानस को नई गारंटी भी दे डाली है। ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए। और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है।
नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले चरण से पहले तूफानी प्रचार करना शुरू कर दिया है। बिहार और बंगाल में ताबड़तोड़ रैली कर मोदी ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई में जनसभा कर एक साथ कई चुनावी समीकरण साधी हैं। मोदी ने बिहार में इस बार क्लीन स्वीप के लिए पहले से ही जनता के प्रति आभार भी प्रकट कर दिया है। बिहार में मोदी ने करप्शन पर करारा प्रहार किया। मोदी के निशाने पर लालू परिवार रहा। बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार नेताओं पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। वहीं बिहार के जमुई से मोदी की रैली से एनडीए ने 6 सीटें साध ली हैं। जिन सीटों का चुनावी समीकरण साधा गया वो औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई और बांका है। इनमें से जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा में पोलिंग पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। जमुई रैली में पीएम ने बिहार में लालटेन युग की याद दिलाई। लालू और कांग्रेस पर बिहार का नाम खराब करने वाले का तोहमत लगाया। मोदी के 10 साल में बिहार की बदली सूरत भी मोदी के भाषण में दिखी। पीएम मोदी ने चुन चुन कर करप्शन, नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर हल्ला बोला। हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। जमुई से आगे बढ़कर मोदी बंगाल के कुछ बिहार पहुंचे। ममता के गढ़ में मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप दिखाया। जनहित के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर दुनिया उन्हें क्यों सराहती है, मोदी ने इसकी कहानी भी सुनाई। बंगाल के कूच बिहार में बोलते हुए मोदी को पिछले साल की रैली की भी बात याद आई। उन्होंने इसके लिए ममता दीदी का आभार भी जताया है, क्योंकि इस बार कूच बिहार के जिस मैदान में मोदी ने रैली की वहां किसी तरह की अड़चन नहीं दिखी। मोदी के मिशन 400 पार के लिए कूच बिहार बेहद अहम है, क्योंकि यहां से बंगाल की 3 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार के चुनावी समीकरण मोदी ने एक रैली से साथ लिया है। प्रधानमंत्री जी इस बार की जो मुहिम है इसमें सिलीगुड़ी से शुरू किए थे, वो इस बार वो कूच बिहार आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और बाकी जगहों पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। 4 सभा प्रधानमंत्री जी अभी तक कर चुके हैं, 5वां होने जा रहा है। चारों की बाद जो आकलन आ रहे थे उसमें 26 सीटें 25 सीटें दिखाई जा रही थी। मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो विश्वास हो, जनता जो विश्वास उनके ऊपर खो चुकी है उसको रिगेन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। नॉर्थ बंगाल के लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी को भी विश्वास नहीं करते। कूच बिहार की अहमियत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी उसी दिन रैली के लिए चुना जिस दिन मोदी वहां मौजूद थे। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की बात कहते हुए अजीब बयान भी दे डाला है। ममता बनर्जी को चुनाव के बाद किस बात का डर है, जरा सुनिए तो। बोलছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। না খেতে পেয়ে মরে, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। विपक्ष को ईवीएम घपले की चिंता है तो मोदी को अपने लक्ष्य की परवाह। एनडीए को 400 प्लस के पार ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी किस कदर जतन कर रहे हैं उसे ऐसे समझिए। मार्च और अप्रैल महीने में ही मोदी ने पूरा भारत नाप लिया है। 18 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना जगतियाल में जनसभा की। इसी दिन पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। 18 मार्च को ही पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बड़ी जनसभा करने पहुंचे। 19 मार्च 2024 यानी तूफानी दौरे के अगले दिन पीएम मोदी तमिलनाडु के सलेम और केरल के पलक्कड़ में पब्लिक मीटिंग में पहुंचे। 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से 2024 के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज किया। 2 अप्रैल 2024 को मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और राजस्थान के कोटपुतली में जनसभाएं की हैं।
मोदी का चुनावी एजेंडा सेट है। उन्होंने परफेक्ट मुद्दे चुने हैं। उनकी रणनीति साफ है। वो इलेक्शन कैंपेन में नॉन स्टॉप लगे हैं, धुआंधार है। मोदी का एक एक कदम नपा तुला है। शायद इसी वजह से कोई भी नेता चुनाव प्रचार की रेस में मोदी के आसपास भी नहीं दिख रहा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनावी घोषणा पत्र में पूरा फोकस ज्ञान पर रखने के लिए सिग्नल दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी का ही असर है जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे अहम 4 वर्गों को साधने जा रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र जिस ज्ञान पर आधारित होगा उसे भी जानिए। बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। अगले 5 साल तक सत्ता में आने के दौरान बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। मतलब भविष्य के भारत के लिए मोदी का विजन साफ है। वो इसके लिए ही जी जान से जुटे हैं। मोदी जानते हैं कि बीते 10 साल में किए गए उनके काम कुछ भी नहीं। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी अथक परिश्रम करना है। नरेंद्र मोदी के परिश्रम की पराकाष्ठा से रची गई पटकथा की ही फिल्म 24 के बाद दुनिया देखेगी। यकीनन वो फिल्म सुपरहिट होगी और दुनिया भर में भारत का मान भी बढ़ाएगी। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख यानी 19 अप्रैल नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की मानो होड़ मच गई है। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। जय श्री राम। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खरगे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है। क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। मातरम जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया। मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। और मैं क्षुब्ध हुआ, मैं कोई चीज पाने के लिए राजनीति में नहीं आया था। मैं तो अपनी लाखों रुपए की प्रति माह की लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ के राजनीति में आया था। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था, पर अगर पार्टी उस कंट्रीब्यूशन को लेना ही नहीं चाहती तो फिर मैं क्या करता। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में 14 से भी कम दिन बचे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तूफानी रफ्तार से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ लिया है। कुछ पूर्व कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि इस वक्त कांग्रेस में टॉप लेवल पर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। राहुल, सोनिया और खड़गे के बीच फैसलों को लेकर बहस हो रही है। अगर इन पूर्व कांग्रेसी नेताओं के दावे हैं तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल की कांग्रेस मोदी सरकार से कैसे टक्कर ले पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी तेजी से वाकई में बिखर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि एक रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1 लाख से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं, खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं।
कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। चौबीस के चुनाव में अब तक अखिलेश यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का फेरबदल किया है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मचे घमासान से कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं और नेता मजबूर। सुबह पार्टी जिसे टिकट देती है, शाम होते होते उसका पत्ता साफ हो जाता है। सुबह शिवपाल यादव, दोपहर को आदित्य यादव, शाम को एसटी हसन, रात ढलते रुचि वीरा। सुबह अतुल प्रधान, शाम होते होते सुनीता वर्मा उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट का बंटवारा चूचू के मुरब्बा जैसा हो गया है। बिना शुद्ध सॉलिड मिश्रण, बिना किसी समीकरण, बिना किसी जमीनी हकीकत, जब जिसका जी आया उसके मुताबिक उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तक अपने आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार बदल चुकी है। बागपत, संभल, मिश्रिक, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, ये उन सीटों के नाम है जहां अब तक उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। कहीं एक बार तो कहीं 2 बार और कहीं 3 बार। अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पक्की उम्मीदवारी पर मुहर लगनी बाकी है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दरवाजे पर चुनाव है और सॉल्यूशन पता नहीं। ताजा मामला देखिए। मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को सबसे पहले टिकट दिया। फिर भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर अतुल प्रधान को टिकट दिया। अब अतुल प्रधान के नामांकन करने के बाद सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि और पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरठ में। मान लिया हमारा सिंबल हो गया था, टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर योगेश वर्मा जी की शायद वाइफ का उन्होंने निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके से बीते कल मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन किया, लेकिन सुबह होते होते उनका टिकट कट गया। टिकट मिलने और कटने का सिलसिला जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चल रहा है, समाजवादी पार्टी का अंदर का घमासान की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। मेरठ से आगे गौतम बुद्ध नगर है, मतलब नोएडा। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनसे पहले पार्टी ने राहुल अवाना को टिकट दिया था। यही हाल बागपत में दिखा। बागपत लोकसभा सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने की खुशी नेताजी के चेहरे पर अभी ठीक से टिकी भी नहीं थी कि 13 दिन बाद उनका पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया। मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया।
यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतलब 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन इन 63 सीटों पर ही पेच ऐसा फंसा है कि पार्टी के भीतर एकजुटता की सारी पोल पट्टी सामने आ गई है। हमने आपको रामपुर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर दिखाई। अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान की डिटेल देखिए। बदायूं से सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भेजा है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में पार्टी उतारे। आप लोगों को संबोधित करते नजर आए। उनके मंच के आसपास उनके समर्थकों के अलावा 2 पुलिस वाले भी खड़े दिखाई दिए। लेकिन दुर्विजय शाक्य के भाषण के दौरान ही किसी ने वहां जश्न मनाने के लिए फायरिंग कर दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार ने उस शख्स को ऐसा करने से मना किया। गरीबी से भैया फायर मत करो। मैंने कहा फायर करने की जरूरत